हाय विद्यार्थी, आज आप लोग के समक्ष जो इंटरनेट पर जारी किया गया है बिहार बोर्ड के लिए साइंस के लिए, वो भी 12th क्लास का इंटरनेट का मॉडल पेपर क्वेश्चन, उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप लोग को 16 चैप्टर पढ़ना है। 16 चैप्टर में से सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए आप लोग सभी चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन हो सके। इसलिए चलिए बिना देरी किए हुए हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका है, ये जो है स्क्रीन पर देखिए। एक क्वेश्चन है, कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को घटाता है? कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व को घटाता है? एक क्वेश्चन है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को हम बारे में सबसे पहले बताते हैं। घनत्व के घटाने वाले जो दोष होते हैं वो दो दोष होते हैं, रिक्तिका दोष होता है और शॉर्टकी दोष होता है। शॉर्टकी में दोष में आयनिक क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इससे धन आयन और ऋण आयन की बराबर संख्या क्रिस्टल से गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो इसमें जो है, इसमें बेहतर जो है, इसका आंसर जो है कौन होगा आपका? तो इंटरस्ट्रियल डिफेक्ट ये नहीं होगा आपका। फ्रैंकल दोष नहीं है, अशुद्धि नहीं है। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व जो है इसमें जो है बढ़ता नहीं है, अब आपका चेंज नहीं करता है, अब परिवर्तित रहता है फ्रैंकल में। तो घट किस में जाता है? तो घट जाता है आपका शॉर्टकी दोष में। किस में घट जाता है आपका? शॉर्टकी दोष में। तो शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सा है? तो असममित क्रिस्टल प्रणाली जो है कौन सी है? इसका आंसर होगा त्रिनताज। कैसे त्रिनताज होगा आपका? ये जैसे आपको देखिए, त्रिनताज में जो होता है यहाँ पर तीनों कोण न तो बराबर होता है और न ही तीनों एंगल बराबर होता है। तीनों आपका जो है यहाँ त्रिनताज में हम आपको बोले तीनों कोण न बराबर होगा और न तीनों साइड जो है, साइड मतलब भुजा या किनारा का लंबाई कोई भी बराबर नहीं होती है। इसको लिख के आपको समझाते हैं। इसमें त्रिनताज में ये डज नॉट इक्वल टू सी, आपका जो है कोई भी भुजा आपका घन का जो है आपका एक घन नहीं होता है, आपका यूनिट सेल है आपका। तो यूनिट सेल में पैटर्न है आपका। तो इसमें जो है कोण की लंबाई ए बी सी ये जो है आपका बराबर नहीं होता है और ना एंगल तीनों बराबर होगा। अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये तीनों प्रणाली एकदम असममित क्रिस्टल है, न तो भुजा बराबर है और न तो एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्राइक्लिनिक इंग्लिश में कहते हैं, त्रिनताज। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितना है? 4 है। तो x के स्थान पर क्या आएगा? चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन का देखते हैं। एकक कोशिका में
एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितना है? 4 है, तो x के स्थान पर आएगा। तो इसमें x के स्थान पर क्या आएगा? तो डेंसिटी इक्वल टू हम जानते हैं D इक्वल टू जेड एम Na इंटू ए क्यू। तो z का मान है आपका 4, तो 4 रख दीजिएगा, तो 4m Na इंटू ए क्यू आएगा। तो x के स्थान पर कितना है आपका? 4m। कितना आंसर होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखिए, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म में उपयोग किया जाता है? जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में किस अनुसंख्य गुणधर्म का यूज किया जाता है? तो जैव अणुओं के गणना के लिए हम जो है प्रासरण दाब पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, प्रासरण दाब का फॉर्मूला। तो पीवी इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू आर टी है ना। तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए आर टी है ना, अब आई कितना होगा? पीवी। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए डब्ल्यू ए आर टी बाई पीवी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा कितना नंबर होगा मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए अनुसंख्य गुणधर्म में, है ना? तो ये होगा आपका प्रासरण दाब का। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? ये आयनिक यौगिक दिया हुआ है सर। आयनिक यौगिक आयन में टूटते हैं, जिसके लिए हम वान हॉफ गुणांक का गणना करते हैं। वान हॉफ गुणांक का क्या करते हैं? गणना करते हैं। और जिसका वान हॉफ गुणांक ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई के बी इंटू एम। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 भागों में टूटता है, तो वान हॉफ गुणांक 2 होगा। अमोनियम प्लस नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का भी वान हॉफ गुणांक 2 होगा। पोटेशियम प्लस नाइट्रेट वान हॉफ गुणांक 2 होगा। सोडियम सल्फेट 2Na प्लस SO4 माइनस 2, इसका वान हॉफ गुणांक कितना होगा? 3। सबसे ज्यादा वान हॉफ गुणांक किसका अधिक होगा? तो सोडियम सल्फेट, इसलिए क्वथनांक का उन्नयन सबसे अधिक सोडियम सल्फेट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन कट नहीं रहा है ना? वान हॉफ गुणांक का मान हल्का सा क्वेश्चन कट रहा है, इसको रिड्यूस कर देते हैं, है ना? चलिए देखिए, निम्नलिखित में कट रहा, चलो, निम्नलिखित में कौन से KCl NaCl K2SO4 के लिए क्रमशः वान हॉफ गुणांक का मान है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे है, इसका वान हॉफ गुणांक निकालिएगा। तो KCl का कितना वान हॉफ गुणांक होगा? KCl नंबर ऑफ आयंस में टूटता है कितना? 2, K प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, और K2SO4 2K प्लस SO4 माइनस 2। तो इसका वान हॉफ गुणांक कितना है आपका? 3 आयन में टूटा तो 3, इसका 2 और इसका भी 2, तो 2 2 3। कोई आंसर है आपका? बी नंबर। क्या हो गया आपका? बी नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, सांद्रता से संबंधित
निम्न में से कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? तो हम जानते हैं विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बिन पढ़े थे, उसमें विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर आया था। हेनरी नियम में भी आप जो है दाब पढ़ते हैं वो मोल प्रभाज से संबंधित होती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, है ना, इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इसका आंसर कौन है, ए नंबर। मोल अंश कहो चाहे मोल प्रभाज कहिए, दोनों समान होता है, दोनों समान होता है। शुद्ध जल की मोललता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, वो भी जो है नोटबुक लेके। शुद्ध जल का मोललता, तो मोललता जो होता है WA/MA 1000 और बटा मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लेते हैं जल का 100 ग्राम है, तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 2 × 1 + 16, तो कितना होगा 18 ग्राम। तो इसका मान लियो 100, मोलर द्रव्यमान 18, 1000, अब विलायक के भार जो होता है वो ग्राम में, तो 100, एक कट जाएगा तो 1000/18 आया। तो 1000/18 से भागा दे दीजिएगा, तो कितना आएगा बाबू, 1000/18, यहाँ देखिए, तो 1000/18 कितना आएगा, 55.55। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पर देखते हैं कि इसका आंसर कौन सही मारा जाए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा, 55.5। बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल स्थिरांक का इकाई होती है, क्या है आपका, सेल स्थिरांक का इकाई होता है। चलिए सेल स्थिरांक का इकाई क्या होता है, बिना देरी किए हुए इसका बनाते हैं क्वेश्चन को। तो सेल स्थिरांक को जी द्वारा सूचित किया जाता है, इसके द्वारा जी, और जी इक्वल टू होता है L/A। एल लंबाई सेंटीमीटर में है, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कट के सेंटीमीटर आएगा, तो 1/सेंटीमीटर क्या क्या होगा, प्रति सेंटीमीटर। कितना नंबर होगा, डी नंबर होगा। कितना नंबर होगा, सेल स्थिरांक का इकाई क्या होती है, प्रति सेंटीमीटर। फिर जो है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी दूसरे धातु जो इलेक्ट्रोड होते हैं, धातु का यूज किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण तथा अवकरण विभव को निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण और अवकरण विभव का मान कितना होती है, मानक अवस्था में 0 होती है। मानक अवस्था में कितना होता है आपका, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन शर्त स्वतः परिवर्तित के लिए सही है। तो स्वतः परिवर्तित के लिए जो है, यहाँ पर तो देख लीजिए, स्वतः परिवर्तित के लिए गिब्स ऊर्जा जो होता है वो नेगेटिव होती है, गिब्स ऊर्जा। और सेल्फ पोटेंशियल जो होता है क्या होती है, पॉजिटिव होता है। और इंट्रोपी जो होता है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये 3 शर्त होता है। और साम्य अवस्था कहा जाता, तो साम्य अवस्था में डेल्टा जी 0 भिन्न होता है और ई नोट भिन्न क्या होता है, 0। ये साम्य अवस्था है। तो स्वतः, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये 3 शर्त होता है। तो 3 शर्त में कौन मिल रहा है आपका, 2, डेल्टा जी नेगेटिव, ई नोट क्या होता है, पॉजिटिव होती है।
एक मोल इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है वो 96,500 कूलम होती है। 96,000 कितना होता है? 500 कूलम होता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन 96,500 कूलम होता है। इस मान को एक नियतांक के बराबर कहते हैं, और इस नियतांक का मान जो होता है इसको हम लोग फैराडे नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराडे नियतांक कहते हैं। तो फैराडे नियतांक जो है, फैराडे नियतांक जो होता है, एक मूल आवेश 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 9 × 6 के पावर 5 और 10 के पावर कितना? 4। 10 के पावर 4 से भागा दे दीजिएगा तो कितना नंबर आएगा? बी नंबर। शून्य कोटि अभिक्रिया है। अमोनियम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। N2O का अपघटन ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जितना भी नाभिकीय अभिक्रिया या रेडियो सक्रिय विघटन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन NH3 का विघटन जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। कट नहीं रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्प्रेरक किस तरह से परिवर्तन लाती है? देखो, उत्प्रेरक किस तरह से परिवर्तन लाता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर को दोनों करता है, प्रभावित करता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहें, कोई शिक्षा मंत्री आया और उस शिक्षा मंत्री जो है कहे कि अब जो है ये जो फर्स्ट डिवीजन आप लोग लाते थे 60% पर, अब 60% पर नहीं रहेगा, ये जो है 80% पर रहेगा फर्स्ट डिवीजन। तो लड़का का फर्स्ट डिवीजन लाने का रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन कोई आपका आ जाए शिक्षा मंत्री और कह दे कि 40% पर फर्स्ट डिवीजन रहेगा, 60 पर नहीं रहेगा, फर्स्ट डिवीजन कितना रहेगा? 40% पर। तो लड़कन के फर्स्ट डिवीजन करने का जो है संख्या में बढ़ वृद्धि हो जाएगी। तो बस वही बात है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, इसलिए संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, इसलिए अभिक्रिया बहुत तेज हो जाती है। संकीर्ण ऊर्जा है क्या? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणु को उत्पाद में निर्माण होने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणु को उत्पाद निर्माण होने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। संकीर्ण ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में मापा जाता है। तो इसमें संकीर्ण ऊर्जा आंसर होगा, तो इसका संकीर्ण ऊर्जा कितना नंबर आंसर होगा? ये जो आंसर होगा सी नंबर, सी नंबर होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का एक आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई जो होता है अभिक्रिया की वेग दर की इकाई के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की वेग दर की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ए नंबर। शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने में, तो 100% पूर्ण हो जाएगा तो टी समय पर सांद्रता 0 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा? ए नोट और के टी। तो के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए नोट। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए नोट बाई के।
तो ए नोट बाई कितना होगा आपका ए नंबर, ए नंबर है, ए नोट कहिए चाहे इसको ए कह सकते हो भी। तो इसका कौन मिलता जुलता आंसर है, ए नंबर। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में दो प्रवस्थाओं निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में दो प्रवस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होती है। तो हम जानते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है, तो उसमें जो होता है से कोई इंटरफेस फेज की जरूरत नहीं होती है, मतलब कोई अंतरापृष्ठ की जरूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण। क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। तो चलिए समांगी उत्प्रेरण में इसमें टिक मार देते हैं, किसमें मार देते हैं, समांगी उत्प्रेरण में टिक मार देते हैं, तो सी नंबर हो जाएगा। देखिए कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल स्थिति नहीं होती है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है उच्च ताप पर मान्य नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उच्च ताप पर मान्य नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। भौतिक अधिशोषण जो होता है उच्च ताप पर मान्य नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है भाई, देखिए दूध पायस होता है, इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है ना, परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है। कोहड़ा जो है यहाँ पे ये ठोस सॉल नहीं है, कुहासा लगता है कोहरा, तो इसमें ठोस पार्टिकल नहीं होती है। धुंध वायु सॉल है, सही है, एरोसॉल है। पनीर जेल है। तो ये कोहरा जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना नंबर, बी नंबर हो जाएगा। तो इसका कोहरा जो है ठोस सोल नहीं होता है ना। धूल जो होता है यहाँ पर से, तो ये ठोस सोल के रूप में नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलती है। कोहरा जो है आपका वो ठोस सोल नहीं होता है। ये देखिए डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। ये डिफिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जब कोलाइडी तंत्र में प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ही लिक्विड हो, द्रव हो या तरल हो, तो उसे हम लोग पायस कहते हैं, इमल्सन। जैसे दूध हो गया, वेनिशिंग क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, ये पायस के रूप में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर जो हो जाएगा वो पायस हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट में, दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला अयस्क कौन होगा। देखिए हेमेटाइट में केवल आयरन ही पाया जाता है, अब आयरन का ही अयस्क है। मैलेकाइट, मैग्नेटाइट है ना, यह आपका जो है ना, मैग्नेटाइट जो है आयरन के ही अयस्क है आपका। तो कॉपर पायराइट्स में जो होता है, कॉपर पायराइट जो होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉपर पायराइट्स का डायरेक्ट एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछता है, क्या होता है, CuFeS2, CuFeS2। तो कॉपर पायराइट्स में कॉपर और आयरन दो धातु होता है, पाया जाता है। कितना धातु पाया जाता है, दो धातु, तांबा और आयरन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कॉपर पायराइट्स का, बी नंबर। कितना हो जाएगा, बी नंबर। चलिए उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है।
तो इसको प्राप्त करने के लिए बाबू हम लोग वेन आर्केल मेथड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेन आर्केल मेथड का यूज किया जाता है। आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित में किस धातु का कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में किस धातु का कि कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो है बाबू लेड जो धातु है इसका कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है। जिंक को करते हैं, मरकरी को अल्प मात्रा में किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है? तो ये जो है सिल्वर धातु, और सिल्वर का जो है अर्जेंटाइट है जो है अयस्क उसका किया जाएगा। तो अयस्क रासायनिक निक्षालन है ना केमिकल लीचिंग मेथड द्वारा, तो केमिकल लीचिंग मेथड द्वारा अर्जेंटाइट का यूज होती है। प्रगलन का क्या यूज है? प्रगलन क्या है? जैसे धातु को कार्बन से गर्म करते हैं धातु के ऑक्साइड को, तो धातु मुक्त हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका रिडक्शन होता है। तो इसका क्या होता है? रिड्यूस होती है धातु, तो इसका क्या होता है? अपचयित करता जाता है, रिड्यूस इट, इसको रिड्यूस कर देना, अलग कर देना। निम्नलिखित में कौन से तत्व पी पाई डी पाई बंध का निर्माण होता है? तो जिसमें डी ऑर्बिटल हो। कार्बन में तो डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नाइट्रोजन में नहीं होता है, बोरॉन में नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का साथ है 1s2 2s2 2p3, 2d संभव नहीं है। फास्फोरस में 15 होता है, तो इसमें संभव हो सकता है। तो इसका आंसर कौन होगा? सी नंबर। H3PO3 के क्षारकता क्या है? जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मुक्त करेगा, उसकी क्षारीयता कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है एसिड का। तो H3PO3 का क्षारकता क्या है? क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर अच्छा से देख लीजिए। तो H3PO3 फास्फोरस अम्ल और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, इसका क्षारकता 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। ये याद रख लीजिएगा। तीनों में कोई भी पूछेगा तो टिक मारने का हो जाएगा। तो इसकी क्षारकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना नंबर आपका है? पहला नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है? देखिए निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय वो होता है जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है सबसे, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इसकी परमाणु का आकार छोटा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी जो है, इसकी क्षारीय गुण जो होता है, बेसिसिटी नहीं, इसका बेसिक पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक पावर कौन हो जाएगा? सी नंबर। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो सी नंबर। कहीं कट उठ रहा है क्या? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? तो आयोडीन जो होता है बाबू, वो आपका जो है स्टार्च के साथ क्या देता है? नीला रंग देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? आयोडीन। नाइट्रोजन का अधिकतम संयोजकता कितना होता है? तो नाइट्रोजन का अधिकतम संयोजकता कितना होगा? इसका ग्रुप नंबर के बराबर कितना होगा? ग्रुप नंबर। तो नाइट्रोजन का कैमा ग्रुप में है? 5A में रखा गया है। नाइट्रोजन कितना में है आपका? नाइट्रोजन है ना आपका, तो नाइट्रोजन आपका 5M नहीं होगा,
नाइट्रोजन जो है आपका वो 13 ग्रुप है आपका, दूसरा तीसरा, हाँ ठीक है, ये 5A में है। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम समयोजकता इसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा, तो क्या होगा, 5 होगा। ये बनाता भी ना है आपका, है ना, जैसे NCl5 है, NCl5 का निर्माण जो है ऐसा नहीं इसमें होगा आपका। इसमें जो है देखते हैं आपका नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता क्या हो सकती है। तो नाइट्रोजन जो है N2O5 है, तो N2O5 में 2 गुने x अब 5 गुने -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 10 x, हाँ बिल्कुल सही, इसका ग्रुप नंबर 5 में जाएगा। अधिकतम संयोजकता कितना प्रदर्शित करेगा, 5, और न्यूनतम संयोजकता कितना करेगा, 3, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड के लिए सामान्य है। तो लैंथेनाइड जो है 6s2 में होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है आगे रिमूव होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सभी लैंथेनाइड, वो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, समान ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड का +3 में पाया जाएगा। Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe3+ है आपका, तो Fe को सजाइए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या होगा 3d6, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26, 26 में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो S में 0 होगा और D में कितना होगा 5, तो D में 5 होगा तो डाल दीजिए 5, 1 2 3 4 5, तो सब हाफ फिलेड हो गया, सब क्या हो गया, हाफ फिलेड हो गया, है ना, कट रहा है। देखिए तो सब क्या हो गया आपका, हाफ फिलेड हो गया, ये तो हाफ फिलेड हो गया, तो इसका आंसर कितना होगा बाबू, इसका आंसर मारिएगा कितना मौजूद होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 5 होगा, कितना होगा 5। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये क्या है आपका, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 29 होता है, परमाणु संख्या इसका सजाइएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 4s2 और 3d9 होता है। लेकिन इस संक्रमण होता है तो एक s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, तो 4s1 और 3d10 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लिख सकते हो, 18, 2 4 6 4 10 2 12 6 18, तो 18 किसका होता है, आर्गन का, तो आर्गन का 18 होता है, तो आर्गन 4s1 और 3d10, तो आर्गन का होता है, तो आर्गन कितना होता है 4s1 3d10, तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा बी नंबर, कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो संक्रमण तत्व से संबंधित तत्व जो होती है वो तांबा होता है, क्रोमियम होता है ना, लोहा है, लेकिन ब्रोमीन जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये क्या होता है, सामान्य प्रतिनिधि तत्व, सामान्य प्रतिनिधि तत्व होता है।
है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में जो कहते हैं, है ना, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य प्रतिनिधि तत्व, समान प्रतिनिधि तत्व, है ना। तो समान प्रतिनिधि तत्व ये होगा, तो समान प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। तो ये क्या है आपका, ब्रोमीन जो है समान प्रतिनिधि तत्व है, और ये सभी संक्रमण तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का ए नंबर। KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या होती है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को मैग्नीज, है ना, MnO2 द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि KMnO4 द्वारा मैग्नीज, है ना, पेरोक्साइड द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट में जटिल यौगिक का नामकरण है। तो जटिल यौगिक का जो है नामकरण क्या है, यहाँ देखें, ये कितना अमीन है, पेंटाएमीन, क्लोराइडो, सीएल को क्लोरोबिन कहते हैं, तो पेंटाएमीन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव ले है आपका, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन निकालिए x 5 गुने 0, क्लोरीन -1, 2 गुने -1 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू 0। तो कोबाल्ट थर्ड, इसका क्या नाम है, क्लोराइड। तो इसका कितना होगा 36 का ए नंबर, और ये सब आपका नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा सॉल्वेट समवेता का एक उदाहरण है? तो सॉल्वेट समवेता जो है कहते हैं जिसमें H2O अणु होता है, तो H2O अणु इसमें है डी में, तो ये क्या है, सॉल्वेट समवेता का एक क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा हेलोएरिन है? तो हेलोएरिन कहते हैं जिसमें बेंजीन ग्रुप है इसमें, इसमें क्या है लगा हुआ Cl, तो C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, हेलोएरिन के रूप में आता है। फिर जो है आपका निम्न में कौन सा SN2 प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो इसको जो है देखने के लिए SN2 अभिक्रिया के सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। तो ये जो है देखिए, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है प्राइमरी हाइलाइड, उसके बाद प्राइमरी के पहले जो होता है क्या होती है, मिथाइल, मिथाइल के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और सबसे कम होता है टर्सरी। टर्सरी क्या होता है, सबसे कम होता है। तो मिथाइल हाइलाइड सबसे ज्यादा होगा, फिर प्राइमरी हाइलाइड, फिर सेकेंडरी हाइलाइड, फिर टर्सरी। सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है मिथाइल हाइलाइड का। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है। आप इसको समझ गए होंगे, ये आपको समझ गए होंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा इसमें, ये याद रखिएगा, इसका ऑर्डर है। तो यदि समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के अनुसार से देखते हैं कि इसमें कौन आएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें क्या है आपका बाबू, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो इसका नाम अभी बना लो CH3CH2 CH3, यहाँ पर क्या होगा 2 ब्रोमो मीथित प्रोब्यूट, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, CH3CH प्रोपेन मीथित प्रोप, है ना। तो 2 ब्रोमो, तो 2 पर ब्रोमीन है, और 2 मिथाइल प्रोपेन, और 2 पर मिथाइल भी है, मिथाइल क्या होगा CH3 ग्रुप लगा दीजिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, क्या हो गया CH3CH Br
CH3, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो 1 2 3 2 आपका, यहाँ पर भी क्या आपका CH3 है, तो ये H नहीं रहेगा। तो ये H नहीं है तो 1 2 3 2 पर मिथाइल भिन्न है और 2 पर ब्रोमो भिन्न है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये जो है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये कितना है आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, ये है आपका प्राइमरी। अब प्राइमरी में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, मिथाइल का। तो सबसे आंसर सटीक कौन आ रहा है, सी, 1 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 है ना, और CH2Br, 1 ब्रोमो, ये ब्यूटेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन आपका नहीं होगा, इसका सबसे सटीक आंसर कौन हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन जो है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं। तो ये तो HCl और जिंक क्लोराइड का होता ही होता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड का होता है, PCl5 से बनाते हैं अल्कोहल अल्काइल हैलाइड से, तो RX PCl5 देता है आपका, है ना। ये अल्काइल हैलाइड से जो है किसका उपयोग नहीं होता, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से, तो ROH है, तो इससे जो होता है RCl और PO है ना, Cl3 का निर्माण होता है, तो ये बनाता है PCl5 भी बनाता है। तो कौन नहीं बनाता है, अल्कोहल से डायरेक्ट अभिक्रिया क्लोरीन का नहीं होता है, इससे अल्काइल हैलाइड का निर्माण नहीं होगा, मतलब अल्काइल क्लोराइड का निर्माण नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन है, सी नंबर, सॉरी ए नंबर। इसका आंसर कौन हो जाएगा बाबू, ए नंबर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोग के जो है कितना क्वेश्चन हो गया, 40 क्वेश्चन हो गया। ये 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ऐसा कीजिए कि 40 क्वेश्चन पहले आज आप लोग जो है अच्छा से कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि हम 30 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए लंबा वीडियो जो है स्टूडेंट जो है देख नहीं पाता है, और उसे जो है देखते देखते नींद आने लगता है, इसलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द जो है डिस्कस करके यूट्यूब पर छोड़ देंगे, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को कंसेप्चुअल मिला सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। साइंस में मेन होता है कि हमेशा क्वेश्चन कीजिए क्यों होता है, कैसे होता है, आखिर इसका आंसर यही क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन साइंस में बहुत जरूरी है करना, क्यों और कैसे। इसलिए आप लोग जो है 40 क्वेश्चन पूरा अच्छा से कर लीजिए, 30 क्वेश्चन का वीडियो जो है और आगे बना देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।